दोस्तों नमस्कार। अमेरिका तो उसी दिन समझ गया था कि अब उसे ईरान युद्ध से बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन इतने बेआबरू होकर बाहर निकलना पड़े, इसकी कल्पना इससे पहले अमेरिका में कभी नहीं की गई, या कहें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन चीन यात्रा के वक्त जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति खाली हाथ लौटे और ईरान को लेकर जो जवाब चीन ने दिया, उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता अमेरिका के पास बचता था, वो दोबारा से युद्ध शुरू कर दे, जब उसके साथ ना तो नाटो कंट्रीज खड़ी हैं, ना यूरोपियन कंट्रीज खड़ी है, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना जापान है, और ना एशियाई कंट्रीज सिवाय इजराइल के। कोई उसके साथ खड़ा हुआ इस युद्ध में होगा नहीं, तो फिर अमेरिका इस युद्ध में क्यों दोबारा से कदम बढ़ा दे। और पीछे हटने का मतलब यह था कि चीन ने खुले तौर पर संकेत दे दिए थे कि दरअसल ईरान की संप्रभुता की रक्षा वो करेगा, अपने बिजनेस को लेकर किसी भी तरीके के खलल को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। खाड़ी देशों में उसकी अपनी इकोनॉमिक विस्तार की परिस्थितियां आने वाले वक्त में कहीं ज्यादा मजबूत हो चली है, वह उस दिशा में जरूर देखेगा। और उसके व्यापार में अगर कोई अड़ंगा लगाता है होर्मुज़ रूट में, यानी अमेरिका ने जो आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है, अगर वहां पर रुकावट चीन के साथ आई तो फिर चीन युद्ध में आमने सामने खड़ा होगा। सवाल तो यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन जाकर बंद कमरे में यही सवाल भी किया। आमने सामने तो चीन और अमेरिका ही खड़े हैं, तो ऐसे में अब चीन का रुख क्या होगा। और चीन ने खुले तौर पर अपनी आर्थिक आजादी, अपनी आर्थिक परिस्थितियों के विस्तार और ईरान और खाड़ी देशों के साथ संबंध के साथ साथ इजराइल को लेकर जो बड़ी भूमिका इस दौर में पूरे वेस्टर्न एशिया के भीतर देशों में नेगेटिव है, उसको खुले तौर पर सामने रख दिया। और ध्यान दीजिए, उसी के बाद यह सवाल इजराइल और अमेरिका के बीच भी बड़ा हुआ कि ईरान को लेकर जो सोच इजराइल की है वह अमेरिका की नहीं है, या फिर अमेरिका भी यह मानकर चला कि जिस थ्योरी और फिलॉसफी के आश्रय इजराइल एक ही रीजन और उसमें भी अपने ज्योग्राफी को वो महत्वपूर्ण मानता है, वह कोई मायने नहीं रखता है। और चीन इसका एक खास उदाहरण है, जहां ना धर्म और फिर आर्थिक विस्तार के लिए भौगोलिक विस्तार जिस लिहाज से वो करता है, अमेरिका समझ गया कि अब रास्ता किस दिशा में जाएगा। शायद इसीलिए बीते 24 घंटों में जो समझौते की लकीर खींची जा रही है, उसमें कमोवेश हर उस बात का जिक्र है जिसका जिक्र पहले दिन से ईरान कर रहा था। यानी होर्मुज़ रूट हो, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सवाल हो, कंपनसेशन का जिक्र हो, या फिर फ्रीज की गई संपत्ति का जिक्र हो। ध्यान दीजिए तो जिन बातों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीधे तौर पर ईरान के सरेंडर का जिक्र करते रहे, और व्हाइट हाउस के जरिए या सोशल ट्रुथ के जरिए उन्होंने जब जब जिन जिन बातों का जिक्र किया, कमोवेश उसके ठीक उलट ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने खारिज कर दिया। और इसका खुले तौर पर ईरान ने पब्लिकली जिक्र भी किया। सवाल अब सबसे बड़ा यह है, जो हस्ताक्षर होंगे, क्या वो हस्ताक्षर ईरान के फ्रीज किए गए जो बिलियंस ऑफ डॉलर हैं उसको अनफ्रीज कर दिया जाएगा? दूसरा सवाल है, जो आर्थिक नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी थी, अब वो पूरे तरीके से समाप्त होगी, जिसके बाद होर्मुज़ स्ट्रेट से आवाजाही कॉमर्शियल जहाजों की सामान्य हो सके। जो अमेरिकी फौजेस की नियुक्ति है इस पूरे इलाके में, जो खाड़ी देशों के इर्द गिर्द हैं और जो होर्मुज़ रूट को घेरे हुए हैं, वो वापस अमेरिका लौट जाएंगे। लेकिन उसके आगे बड़ा सवाल यह है कि होर्मुज़ पर जो टोल ईरान वसूलेगा उस पर अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। यानी यह पूरा मैनेजमेंट ईरान और ओमान के मैनेजमेंट के आश्रय इस होर्मुज़ रूट पर टोल की वसूली भी होगी, और टोल की वसूली वो डॉलर में नहीं होगी, वो क्रिप्टो करेंसी में होगी, या फिर युआन में होगी, या रियाल में होगी। यानी जिस स्थिति को लेकर युद्ध के शुरुआती दिनों से आपत्ति अमेरिका को थी, क्या वो उसके पीछे अब हट चुका है? और इन सब के बीच जिस न्यूक्लियर एस्पेक्ट का जिक्र बार बार किया गया, क्या वो कोई मायने नहीं रखता है? क्योंकि 60 दिनों के सीज फायर नहीं कहे, 60 दिनों की बातचीत जो इस दौर में होगी, उस दौर में न्यूक्लियर पर कोई प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब कहीं नहीं है कि जो बातें पहले से हो रही थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को 20 साल के लिए ईरान रोक देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआती दौर में तो 5 साल का जिक्र भी था, लेकिन अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई जिसमें अब 5 साल का भी जिक्र नहीं है। जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान के पास ही रहेगा, वो उसकी राष्ट्रीय संपत्ति है। और इस पर मोहर चीन यात्रा के वक्त ट्रंप के सामने चीन ने भी लगा दी थी। और सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है, इसका जिक्र
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहकर किया था कि दरअसल अगर न्यूक्लियर इनरिच को हटाना ही पड़ जाए तो उनका देश तैयार है। यानी युद्ध के दौर की वह परिस्थिति जिसमें अमेरिकी सैनिकों को जमीन के रास्ते इस्फहान तक पहुंचना था, यानी जहां पर न्यूक्लियर इनरिच प्लांट है और वहां पर मौजूदगी, वहां से यूरेनियम निकालकर वापस अमेरिका लाना था, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम ऑर्गेनाइजेशन या कहें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन के तहत आता है, उसने जब इसको बहुत रिस्की करार दे दिया तो पेंटागन ने भी खामोशी बरत ली। स्थिति कमोवेश वही आ गई। और अब जब कार्यक्रम की दिशा में बात आगे बढ़ी है तो दिल्ली में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये कहने से चूके नहीं, बिल्कुल समझौता हो रहा है। हां, ध्यान हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम की दिशा में जरूर है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना आ जाएं, लेकिन जल्द ये खुशखबरी आपके सामने आ जाएगी कि सब कुछ सामान्य हो गया। The possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. And so I do think there's some good news on that front, but not final news on that front. But perhaps इसमें दो मत नहीं कि मार्को रूबियो को खास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत भेजा है। आर्थिक संबंधों को लेकर या आने वाले वक्त में ट्रेड और टैरिफ को लेकर जो भी भारत के साथ समझौते होंगे, उस लिहाज से मार्को रूबियो का यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके पीछे वही परिस्थिति है जो ईरान से निकल कर आई। इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बाद की परिस्थितियों में दुनिया के सामने अमेरिका अलग थलग पड़ गया। चीन ने एक लिहाज से चुनौती दे डाली, रशिया ने भी अपने हाथ खींच लिए, नाटो कंट्रीज ने खुले तौर पर इंकार कर दिया, यह हमारा युद्ध नहीं है। जापान और ऑस्ट्रेलिया यह मानकर चलते रहे कि अब जो संकट एनर्जी के क्षेत्र में आया है उसको लेकर कोई जवाबदेही अगर अमेरिका अपने हिस्से में नहीं लेगा तो फिर इस युद्ध में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं है। और बात यहां से निकलकर इस दिशा में भी है कि मार्को रूबियो दिल्ली में मौजूद हैं। 2 दिन के बाद क्वाड की बैठक होनी है, लेकिन इस क्वाड की भी महत्ता बची कि नहीं बची, यह भी सवाल है। खासतौर से भारत के साथ अगर ट्रेड डील और आर्थिक संबंध प्रगाढ़ बन रहे हैं, एनर्जी की सारी डील अमेरिका कर रहा है, वो भारत को कह रहा है कि आप दूसरे किसी भी देश से ऑयल मत लीजिए, तो अगला सवाल यह भी है कि अमेरिका जिस दिशा में कदम बढ़ा रहा था कि ऑयल पर उसका नियंत्रण हो जाए, पेट्रो डॉलर कंटिन्यू करे, दुनिया में तेल की कीमत निर्धारित करने के लिए ओपेक नहीं बल्कि अमेरिका निर्धारित करे। इसीलिए ध्यान दीजिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से सोते हुए में उठा लिया गया और कमोवेश उसी तर्ज पर बातचीत चल रही थी, लेकिन ईरान पर हमला कर दिया गया। और कई मौकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान का तेल हमें पसंद है, हम उसी के लिए इस युद्ध में कूदे हैं। यानी तेल पर नियंत्रण वो चाहता था। ओपेक टूट गया, यूनाइटेड अरब अमीरात उससे बाहर निकल गया, और उसके बाहर निकलने का मतलब यह था कि दरअसल जो 30% तेल ओपेक कंट्रीज के पास थे, उसमें से 13% एक झटके में अलग हो गया। यानी ओपेक का प्रभाव अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तेल की कीमत तय करने वाला नहीं है। ईरान को खुली छूट दे दी जाएगी कि आप इस दौर में तेल बेच सकते हैं। यानी एक बैलेंस ईरान और रशिया को लेकर। ईरान के जरिए यूरोपियन कंट्रीज तेल ले सकते हैं, रशिया से वो लेते नहीं हैं क्योंकि यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। यानी चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति में अमेरिका को खड़े होना पड़ा, और वो तमाम मांगे जो पहले चल रही थी वो सब बेमानी साबित इस दौर में होकर सामने आ गई। तो क्या अमेरिका अब यह मान रहा है कि अब उसे नई स्ट्रेटजी के तहत चीजों को देखना होगा? क्वाड की बैठक 2 दिन के बाद दिल्ली में जरूर है, लेकिन उसकी नजर अब फिलीपींस को लेकर है, और यह भी माना जा रहा है कि क्वाड का नाम बदलकर अब स्क्वाड हो जाएगा, जिसमें भारत की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फिलीपींस के साथ खड़ा होगा। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भारत अमेरिका पर निर्भर हो जाए, और साउथ चाइना सी को लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि भारत को यूं भी साउथ चाइना सी से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। क्या यह वाकई इसी परिस्थिति इसलिए बन गई कि चाइना ने अपने तौर पर कह दिया कि हां हम तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं तो आ जाइए? अगर इसको समझे तो दरअसल पहला बड़ा झटका सीनेट में तब लगा जब सैन्य कार्रवाई की शक्ति सीमित की जाए या ना की जाए, वहां पर ट्रंप की हार हो गई। हालांकि बड़ी वो औपचारिक हार मानी गई, लेकिन 4 रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसली, सुजन कॉलिंस, लिसा और रैंड पॉल, इन चारों ने जो विरोध में वोट दिया, उसके बाद यह सवाल बड़ा था कि अगर डेमोक्रेट्स का प्रस्ताव इसके बाद ईरान युद्ध को लेकर कुछ भी आता है तो सिवाय इसके कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने वीटो का इस्तेमाल करें, वोटिंग में मुश्किल हो जाएगी। यह एक पहली शुरुआत थी। दूसरी बड़ी शुरुआत थी कि अमेरिका के भीतर मैसेज बहुत साफ था, इस युद्ध में क्या गंवाया क्या पाया। ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट की दिशा में उसका लेवल 60% तक चला गया।
अमेरिका के 15 सैनिकों की मौत हुई, 700 से ज्यादा घायल हो गए, 1900 नागरिक जो ईरान हमले में हुए और जो अलग अलग जगहों पर हमले हुए उसमें इतने नागरिकों की मौत हुई है। अमेरिका के जो बेस खाड़ी देशों में थे, 13 यूएस बेस पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। और पहली बार खाड़ी देशों के भीतर यह सवाल बड़ा हो गया कि अमेरिका उनकी रक्षा कर नहीं सकता है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में कोई भी इकोनॉमिक डील सिर्फ इस भरोसे कि अमेरिका साथ खड़ा है, शायद यह बहुत मुश्किल सवाल था। और इसका जवाब भी इस दौर में एक के बाद एक निकलते चला गया जब सऊदी अरब ने खुले तौर पर अमेरिका का विरोध किया। यूनाइटेड अरब अमीरात इजराइल के साथ खड़ा हो गया, उसके डोम को अपने यहां समझौते के साथ लगाने तक को तैयार हो गया। ये सारे मैसेजेस फैलते, लेकिन इन सब के बीच रशिया और चीन की भूमिका और एशिया से अमेरिका का पूरा हिस्सा जो पुराना पारंपरिक था वो खत्म हो रहा था। ये सारे मैसेज के बीच सिर्फ 13 यूएस बेस ही डिस्ट्रॉय नहीं हुए, बल्कि 30 एयरक्राफ्ट भी इस दौर में उसको गंवाने पड़े। एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी डैमेज हो गया। लगभग $45 बिलियन खर्च हो गए। पेंटागन को बजट और चाहिए, इसका जिक्र खुले तौर पर सीनेट से लेकर व्हाइट हाउस और कांग्रेस तक में रखने की स्थिति में ट्रंप प्रशासन आ ही गया। यानी जो बात 3.6% के यूरेनियम इनरिच को भी अमेरिका लाने को लेकर थी, वो 60% इनरिच यूरेनियम को भी ईरान के भीतर छोड़ने तक पर सहमति बनाने की दिशा में बढ़ गई। और समझौते के इस फरिश्त में अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली में आकर नए रास्तों को टटोलने लगे, समझने लगे। और मार्को रूबियो ने आने से पहले जब खुले तौर पर यह कह दिया कि अब अगले हफ्ते वेनेजुएला की राष्ट्रपति भी दिल्ली आएंगी जो समझौते करेंगी तेल को लेकर, तो मैसेज एक और गया कि दरअसल तेल पर नियंत्रण अमेरिका चाहता है, पेट्रो डॉलर को वो गंवाना नहीं चाहता है। वो जानता है कि अब वेनेजुएला उसके हिस्से में है या उसके कब्जे में है, तो ऐसे में भारत वहां से भी तेल खरीदे, जिसकी शुरुआत भारत ने कर भी दी। पिछले महीने पहली बार वेनेजुएला से तेल आया, इस महीने फिर आया। लेकिन अगर आप अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर देखना शुरू करें तो ऑयल रिजर्व के मामले में वेनेजुएला नंबर 1 जरूर है, 303 बिलियन बैरल उसके पास है। लेकिन ऑयल प्रोडक्शन में उसका नंबर 17 है, सिर्फ 50 मिलियन टन ही वह प्रोडक्शन करता है। अमेरिका नंबर 1 पर है प्रोडक्शन में 855 मिलियन टन। और यहां पर देखिए तो इस प्रोडक्शन में ईरान की मौजूदगी और ऑयल रिजर्व में भी ईरान की मौजूदगी तीसरे नंबर पर है। तो ईरान के साथ समझौता तेल को लेकर और तेल की सहमति ओपेक से हटकर और अंतरराष्ट्रीय तौर पर बिल्कुल एक नई ऑर्गेनाइजेशन को तेल को लेकर कैसे वो क्रिएट करे जिसमें कनाडा, दूसरे देशों की मौजूदगी हो, अमेरिका भी इस दिशा में सोच रहा है। यानी सवाल एनर्जी संकट से निपटने का नहीं, भविष्य के एनर्जी संकट की कमान अपने हाथ में रखने को लेकर है, चाहे होर्मुज रूट से वसूली अपने तौर पर ईरान करता रहे, जिसका जिक्र इससे पहले व्हाइट हाउस में विरोध हुआ, यूनाइटेड नेशन में विरोध किया गया और अब भी विरोध हो रहा है। लेकिन एक क्षण के लिए देखिए जरा ग्राफिक्स, जिससे आप समझ पाएंगे कि वेनेजुएला की एंट्री अमेरिका ने भारत को लेकर क्यों करा दी और कितनी बड़ी तेल के जरिए अब वो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पेट्रो डॉलर की मौजूदगी जरूर चाहता है। अच्छा है इसे देख परख लिया आपने पहले, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दिल्ली में हैं और वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अगले हफ्ते दिल्ली आ रही हैं। और उनके आने की भूमिका भारत सरकार ने नहीं, मोदी सरकार ने नहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय या ट्रंप प्रशासन की तरफ से तय की गई। और यह मैसेज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार अप्रैल में वेनेजुएला से 2.83 लाख बैरल पर डे भारत ने वेनेजुएला से लिया है, जो इस महीने बढ़कर 4.17 लाख बैरल तक हो गया। हालांकि सबसे ज्यादा कच्चा तेल अभी भी रूस से आ रहा है, 23 लाख बैरल प्रतिदिन। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात से आ रहा है 4.40 लाख बैरल। लेकिन सऊदी से ज्यादा वेनेजुएला से आ रहा है। अभी अमेरिका से ज्यादा वेनेजुएला से आ रहा है। अमेरिका से 3.10 लाख बैरल आ रहा है, वेनेजुएला से 4.17 लाख बैरल आ रहा है। यह मैसेज है कि दरअसल अब अमेरिका, जो पहले ईरान को केंद्र में रख के अपनी आर्थिक ताकत वह भी ऑयल के जरिए और दुनिया के सामने न्यूक्लियर एस्पेक्ट पर रख रहा था, अब वो शिफ्ट हो गया। और चीन यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति समझ गए कि अब उसे नए तरीके से उन रास्तों को खोजना होगा जहां पर एशिया में उसकी मौजूदगी रहे, उसके लिए मार्केट रहे
और उसमें सबसे अच्छा देश भारत है इस वक्त। तो भारत के साथ संबंधों को लेकर नए नए मुहावरे भी गढ़े जा रहे हैं, जिसका खुला जिक्र अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दिल्ली में ही करने लग गए। A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. A strategic partnership is when your interests as two nations are aligned and you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world. यूं ही नहीं हो रहा है भारत के साथ बेहतरीन अमेरिकी संबंधों का जिक्र। दरअसल उसकी सबसे बड़ी वजह इस वक्त अमेरिका का दुनिया में अलग थलग पड़ जाना है। इस वक्त भारत इसलिए उसकी निगाहों में चढ़ा हुआ है क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार, जो खरीदेगा हथियार, जो खरीदेगा तेल, जो बाकी प्रोडक्ट्स भी अमेरिकी बाजार से लेगा या फिर अमेरिका के कहे अनुसार भारत उस दिशा में जाएगा, यह वो मानकर चल रहा है। लेकिन उसके आगे का एक और सवाल है, वो है डॉलर का सवाल। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार ब्रिक्स देशों के भीतर यह सहमति बन रही है कि हम आपस के व्यापार में डॉलर का यूज नहीं करें। ईरान ने तो अपने तौर पर कह दिया कि हम युआन, रियाल या क्रिप्टो के जरिए ही डील होगी, जो तेल की आवाजाही को लेकर होर्मुज रूट से होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, भारत 2024 के बाद से कम डी डॉलराइजेशन का जिक्र जो ब्राजील ने शुरू किया, रशिया ने कहा, चीन ने कहा, भारत ने साथ नहीं दिया। लेकिन अब 23 सितंबर को इसी साल जब दिल्ली में बैठक होगी ब्रिक्स की, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी होगी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी होगी, वहां पर यह सवाल बड़ा है कि क्या वाकई डी डॉलर की सोच पर मुहर लगे या ना लगे। अमेरिका चाहता है भारत उसके साथ खड़ा रहे, क्योंकि इस दौर में अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने यह बात पर मुहर लगा दी कि अब हम डॉलर के आश्रय कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, तो इसका मैसेज बहुत साफ है कि डॉलर और अमेरिका दोनों अंतर्राष्ट्रीय ताकत को खो देंगे। क्योंकि इस दौर में खाड़ी देशों के भीतर भी, चाहे वो सऊदी हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, बहरीन हो, कुवैत हो, वो अमेरिकी सुरक्षा पर अब ज्यादा भरोसा कर नहीं रहा है, यानी अमेरिकी निर्भरता अब कम हो गई। तो फिर अमेरिकी दबदबे वाली व्यवस्था को भी नए तरीके से अब चुनौती दी जा रही है। शायद इसीलिए क्या मार्को रूबियो या अमेरिका का जो बयान है कि भारत के साथ संबंध प्रगाढ़, हर एनर्जी को देने को तैयार, बड़ी तादाद में भारत को जो माल चाहिए सब दे देंगे, तो क्या यह भारत पर दबाव बनाया जा रहा है या भारत की निर्भरता अमेरिका पर ही आकर खड़ी हो जाए? क्या यह सोच है? लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि अगर माइनस गल्फ आप कर देते हैं और अमेरिका एक नया ऑर्गेनाइजेशन तेल के नियंत्रण को लेकर बनाता है, तो वह जरूर सोचेगा कि ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका और चंद देश उसके साथ शामिल हो जाएं। क्या यह संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और भारत के साथ निकटता इस दौर में नए सिले से दोबारा से बनाने की जो कोशिश है, उसके पीछे ईरान युद्ध में उसका अपना सरेंडर है, या फिर जिस वादे के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आए, जो फिर से अमेरिका को ताकत आर्थिक तौर पर दिलाना चाहते थे, उसमें युद्ध ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और हर किसी को पता है कि 2027 से अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति का खेल भी शुरू हो जाएगा। उसमें जेडी वैंस होंगे या मार्को रूबियो होंगे, अगले उम्मीदवार कोई जानता नहीं है। लेकिन ये दोनों बाखूबी जानते हैं कि ट्रंप ने रिपब्लिकन्स की पूरी पॉलिटिक्स पर और अपनी ट्रंप की जीत को लेकर इस युद्ध ने मट्टी पलीत उनके अपने देश के भीतर भी कर दी है, जहां लोगों का विरोध है। और वो विरोध सिर्फ सड़क तक नहीं है, वो कांग्रेस के भीतर तक आ चुका है। तो क्या इसी वजह से जिस समझौते में सरेंडर के साथ अमेरिका आगे बढ़ रहा है कि युद्ध समाप्त हो जाए, आर्थिक नाकेबंदी खत्म कर देंगे, अमेरिकी फोर्स हटा लेंगे, होर्मुज रूट चालू होगा, ईरान चाहे तो टोल वसूलता रहे, एनरिच यूरेनियम ईरान अपने पास रखे, जो भी फ्रीज किया गया था ईरान की संपत्ति अलग अलग देशों में, उसको डिफ्रीज कर देंगे, होगा तो कुछ कंपनसेशन भी दे देंगे जो युद्ध में उसने गंवाया है। इजराइल की सहमति इन्हीं बातों को लेकर नहीं थी। लेकिन इस युद्ध में ईरान मायने रखता है या नहीं रखता है, इजराइल मायने रखता है या नहीं रखता है, शायद यही वो सवाल है जो पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल यह युद्ध तो अमेरिका और चीन के बीच था और अमेरिका समझ गया अगर फिर से अमेरिका को नंबर 1 बनाना है तो 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। इसीलिए युद्ध को लेकर बनती हुई सहमति के पीछे अमेरिका की अपनी स्ट्रेटजी है और अपने को ना गंवाने की वह सोच है, जिसमें परसेप्शन के तौर पर दुनिया मानकर चले। ट्रंप ने कह दिया कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, तो मान लीजिए खेल चाहे उल्टा ही क्यों ना हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति को सरेंडर करना पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।